माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए अच्छे से तैयारी करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 शॉर्ट वीडियो है सरकारी बजट का। सरकारी बजट, सरकारी के मतलब जानते ही हो, देश की सरकार कैसी है आपको पता ही है, लेकिन बजट बनाती है ज़बरदस्त। बजट क्या होता है? जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, ट्रिप में जाते हैं। भैया ट्रिप में जाने से पहले ऐसे तो नहीं मुंह उठाया और निकल गए, झोला उठाया चले गए। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं घूमने जाते हैं, हमें सोचते हैं कहाँ घूमने जाना है, भैया कितना खर्चा आएगा। खर्चा आएगा भी तो खाने का कितना खर्चा होगा, रहने का कितना करना होगा, घूमने फिरने का कितना खर्चा होगा, सोचना पड़ता है ना। तो जब हम इन सब चीज़ों को सोच के एक प्लान तैयार करते हैं ना, तो पैसों से रिलेटेड खर्च करना, पैसा कितना है उससे रिलेटेड जो प्लान होता है वही होता है बजट। अब देश की सरकार को पूरा देश चलाना है। देश चलाने के लिए हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा, कहाँ पर कितना खर्च करेंगे? पुल बनवाना है, रोड बनवाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी पे खर्च करना है, पुलिस पे खर्च करना है, लोगों के ऊपर खर्च करना है, पेंशन देना है, सैलरी देना है, कुछ करप्शन में भी अपने जेब में तो डालना है, घोटाला भी तो करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है? प्लान तैयार करना पड़ता है। तो कितना पैसा कहाँ से आएगा, लोगों से जेब से पैसे कैसे निकाला जाएगा और उस पैसे को अपने जेब में कैसे डाला जाएगा, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं बजट। बुरा तो नहीं लग रहा है कि अपने जेब में डाला बोला, थोड़ा इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डरिए मत। तो बजट क्या होता है हम ये बात करेंगे। बजट यानी कि सरकारी बजट, जैसा कि हर साल जो है देश की सरकार के द्वारा 1 फरवरी को, हमारे भारत में पहले तो बाद में होता था, अब 1 फरवरी को होता है। जैसे 2024 का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, देश का बजट। तो ये बजट है क्या? अगर इसकी मीनिंग की बात करते हैं, बजट क्या, देखिए नॉर्मल मीनिंग की बात करते हैं। सरकारी बजट सरकार के द्वारा आगामी वर्ष के द्वारा किए जाने वाले अनुमानित आय और अनुमानित व्ययों का विवरण होता है, जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो इसी को समझिए, सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय का आइटमवार अनुमान दर्शाता है। मतलब सरकार के द्वारा कितना व्यय किया जाना है, अनुमानित। अनुमानित क्यों? क्योंकि ये जो बजट बनता है वो आगामी वर्ष के लिए बनता है, आने वाले साल। तो कितना पैसा आएगा एक्चुअल में नहीं पता है। हम अनुमान लगाते हैं कि इस सेक्टर से इतना पैसा आएगा, यहाँ से इतना पैसा आएगा, टैक्स का इतना पैसा आएगा, निगम से इतना पैसा आएगा, पेनल्टी का इतना वसूल करेंगे और इतना हम उधार लेंगे। और उसी तरह से हम जब व्यय की बात करते हैं, सरकार ये कहती है कि हम यहाँ पर ये काम करने वाले हैं, यहाँ पर इतना खर्च करने वाले हैं, इतने का रोड बनवाने वाले हैं, इतने की सैलरी में खर्च करने वाले हैं। तो सरकार हर साल एक वित्तीय वर्ष के लिए कितना पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा कहाँ को जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए एक विवरण तैयार करती है। और उसी विवरण को नाम को हम क्या बोलते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। देश की ज़रूरतें क्या हैं और ज़रूरतों को सुलझाने के लिए, प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, उनका समाधान के लिए बजट तैयार किया जाता है, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है? वित्तीय विवरण होता है, जो एक वित्तीय वर्ष, और भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसके लिए बनाया जाता है। 1 फरवरी को पेश होता है और 1 अप्रैल से लागू हो जाता है अगले 31 मार्च तक। ठीक है। अब बात ये करेंगे सरकारी बजट बनाया ही क्यों जाता है। जो भी काम किया जाता है ना, हर एक काम के लिए एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर सरकार जब बजट तैयार करती है ना, उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, सरकार जब बजट बनाती है तो सबसे पहला उद्देश्य होता है देश के जो संसाधन हैं उन संसाधनों को पुनर्वितरण करना। पुनर्वितरण का, पुनर्आवंटन का मतलब होता है, देखिए देश में उत्पादन के 2 सेक्टर, एक तो निजी व्यक्तियों के द्वारा, दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र होता है। सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक क्षेत्र हमेशा लाभ के लिए काम करती हैं और निजी क्षेत्र लाभ के लिए काम करती हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य होता है लोक कल्याण। क्या होता है? लोक कल्याण। तो यहाँ पर सरकार को अपने बजट के माध्यम से संसाधनों को ऊपर एक बैलेंस बिठाना होता है, ताकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान मात्रा में संसाधन प्राप्त हो, ताकि निजी क्षेत्र का लाभ भी बढ़े और सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा लोक कल्याण के काम भी अच्छे से हो सके। तो बैलेंस किया जाता है संसाधनों के लिए। दूसरा उद्देश्य होता है आर्थिक विकास में सुधार। आर्थिक विकास में सरकार अपने बजट के माध्यम से प्रमुख उद्देश्य रखते हैं, देश की आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि जीडीपी बढ़नी चाहिए। इसके लिए उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा
उत्पादक तो बढ़ाने के लिए कृषि पर ध्यान देना है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो है द्वितीयक क्षेत्र में कारखाना फैक्ट्री वगैरह पे ध्यान देना है, सेवा क्षेत्र में सुधार करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास भी होगा। इसके अलावा सरकार का तीसरा प्रमुख उद्देश्य होता है आय और धन का पुनर्वितरण। देखिए हमारे देश में जो आय का जो वितरण होता है ना वो कैसा है, असमान है। किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम है, किसी के पास बहुत कम। तो ऐसे में दो वर्ग बन गया, एक अमीर और एक गरीब। सरकार अपने बजट के माध्यम से अमीर और गरीब के बीच में जो खाई बन गया है उस खाई को पाटने के लिए काम करती है। इसके लिए प्रयोग करती है कर प्रणाली। अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जाता है और गरीबों का टैक्स कम किया जाता है या फिर 0% किया जाता है, जिससे गरीबों की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, उनकी इनकम बढ़े और अमीरों की जो बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स ज़्यादा लेकिन उनकी क्रय शक्ति को कम किया जा सके, ताकि इन दोनों के बीच में जो असमानता है, गैप का है, इनकम का गैप है, उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा सरकार का फोर्थ पॉइंट है क्षेत्रीय विकास के में अंतर कम करना। भारत जो है राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्य। भारत में बहुत सारे राज्य है। बेसिकली वर्तमान समय की बात करते हैं 27 अगर राज्य है, उसमें से कुछ राज्य अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ बहुत ही पिछड़े हैं। तो सरकार बजट के माध्यम से जो अति पिछड़े राज्य है, जहां पर विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनके ऊपर विशेष ध्यान देती हैं, उनको विशेष राज्य का दर्जा देती हैं, उनको विशेष पैकेज प्रोवाइड करती है ताकि वो डेवलपमेंट के कार्य करके आगे बढ़ सके। रोजगार में वृद्धि करना सरकार का प्रमुख कार्य बजट के माध्यम से रोजगार वृद्धि करना भी है। रोजगार वृद्धि करने के लिए रोजगार के प्रमुख अवसर किस प्रकार से बढ़ाए जाए, रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है। सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, पॉसिबल नहीं है कि सरकार के द्वारा सबको सरकारी नौकरी दिया जा सके, लेकिन सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयास जरूर करती है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य पर ध्यान देती है। जैसे सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन कार्य पर ध्यान दिया जाता है, जैसे हाईवे बनवाना होता है, पुल बनवाना होता है, टोल बनवाना होता है। ये बहुत सारे कार्य से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य मिले। इसके अलावा सरकार के द्वारा रोजगार बढ़ाने के लिए रोजगार उन्मुख योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे मनरेगा योजना है, ठीक है ना, जीवन कौशल योजना है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, मुद्रा योजना है, जिससे लोग लोन लेके किसी भी प्रकार से स्वरोजगार की तरफ बढ़े, रोजगार की तरफ बढ़े, खुद भी काम करे, दूसरों को भी नौकरी पैदा, ये सरकार बजट के माध्यम से करती है। इसके अलावा सरकार का एक और कार्य है, क्या करना है, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। अर्थव्यवस्था हमेशा एक समान गति से आगे नहीं बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में कभी महंगाई आती है, अर्थव्यवस्था में कभी मंदी की स्थिति आ जाती है। तो महंगाई और मंदी दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि महंगाई की स्थिति है, उसको कम करने के लिए टैक्स बढ़ाया जा सकता है, सरकारी व्यय कम किया जा सकता है, मंदी की स्थिति है तो टैक्स को घटाया जा सकता है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जा सकता है, तो सरकार महंगाई और मंदी को कंट्रोल करके अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने की कोशिश करती है बजट का प्रयोग करके। इसके अलावा सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सरकार का एक प्रमुख दायित्व है। सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता का मतलब होता है, देखिए बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी है, सुविधाएं ऐसी है जिसका पूर्ति केवल सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे गांव में सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगवाना, या फिर पार्क बनवाना, सार्वजनिक पार्क बनवाना, या फिर चौराहे के ऊपर टॉयलेट बनवा, चौराहे के पास टॉयलेट बनवाना, बाजार में टॉयलेट की व्यवस्था करना, बाथरूम वगैरह। तो ये सब चीज़ें ना, इसको बोलते हैं सार्वजनिक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो सबके द्वारा कॉमनली प्रयोग किया जाता है, लेकिन उपलब्ध कौन कराएगा, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, सरकार के ही काम। तो सरकार अपने बजट में ही इन सब कार्यों को पूरा करती है, जिसको बोलते हैं बजट के उद्देश्य। अब जब बजट बनता है तो कैसे बजट बनता है, तो बजट के प्रमुख घटक होते हैं, अंग होते हैं। बजट के अंगों की बात करते हैं। बजट में दो प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक तो बजट में कहाँ से प्राप्तियाँ होंगी, जिसको बोलते हैं बजट आय या बजट प्राप्ति। ऊपर होता है सरकार के व्यय, यानी कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चे। तो एक को बोलते हैं बजट प्राप्तियाँ, दूसरा होता है बजट व्यय। जब प्राप्तियों और व्ययों की बात करते हैं, इसको भी दो कैटेगरी बांटते हैं। एक होता है कुछ प्राप्तियाँ ऐसी होती हैं जो सरकार को नॉर्मल दैनंदिन तरीके से मिलता रहता है, जिससे सरकार के संपत्तियों पर, दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें प्राप्तियों के दो प्रकार होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। उसी प्रकार से अगर बजट व्ययों की बात करते हैं तो दो प्रकार के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय।
अब इनको थोड़ा डिटेल से समझना है कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट प्राप्ति। बजट प्राप्तियां क्या होती हैं? सरकार के द्वारा आगामी वर्ष के लिए प्राप्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां, विभिन्न क्षेत्रों से जो कुल प्राप्तियां होती है उनका योग होता है बजट प्राप्तियां। यानी कि बजट के माध्यम से कितना इनकम अर्न करने वाली हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से भी हो, वो राजस्व भी हो सकती हैं, वो पूंजीगत भी प्राप्ति हो सकती हैं। ऐसे में बजट प्राप्तियों को दो प्रकार में बांटा जाता है, एक है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और पूंजीगत प्राप्तियों को बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट। तो यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां क्या हैं? राजस्व प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं तो सरकार को नियमित रूप से सरकार के सामान्य कार्यों के द्वारा प्राप्त होता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है ऐसी प्राप्तियां सरकार के जिससे ना तो सरकार की कोई जोखिम या दायित्वों में वृद्धि होती है, मतलब सरकार के कर्जे नहीं बढ़ते हैं, ना ही सरकार की किसी संपत्तियों में कमी होती है, मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह वो नहीं बिकता है। मतलब ये सरकार के द्वारा सामान्य क्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ना आपकी प्रॉपर्टी गई, ना आपके ऊपर कर्जे बढ़े, तो ये नॉर्मल इनकम होता है, सामान्य तरीके से प्राप्त होता है। अगर सामान्य तरीकों से प्राप्त करते हैं, इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है कर के माध्यम से प्राप्त होने वाला, दूसरा होता है गैर कर, मतलब कर के बिना प्राप्त होना। एक कर के माध्यम से प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं टैक्स, एक होता है इसको बोलते हैं नॉन टैक्स। तो टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट दो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, जहां सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है कर के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। तो यहां पर हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला होता है गैर कर प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जो कर के अलावा किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त होता है। कर के अलावा दूसरे स्रोत, मतलब ये ऐसे स्रोत होता है जहां सरकार के पास कुछ जाता है और बदले में सरकार को कुछ प्राप्त होता है। जैसे सरकार को प्राप्त होता है ब्याज के माध्यम से। सरकार बहुत सारे क्षेत्रों को या फिर देशों को, पड़ोसी देश हो गया, राज्यों को लोन देती हैं। लोन देने के बदले में सरकार को बजाय ब्याज की प्राप्ति होती है, सरकार की आय बढ़ती है। लाभांश, सरकार के बहुत सारे सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी प्राधिकरण है, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक कंपनियां होती हैं। उनको प्रचलन करने के बाद सरकार को लाभांश की प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। सरकार कई सारे अपने शेयर परचेज करके रखती हैं। सरकार को सरकारी संगठनों से वेतन प्राप्त होता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण से प्राप्त होती है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है ना, खनन हो गया, या फिर पेट्रोलियम सेक्टर हो गया। उन सब से भी सरकार को अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सरकार को बाहरी संसाधनों, दूसरे क्षेत्रों से, विदेशों से काफ़ी हद तक डोनेशन वगैरह मिलता है, वो आता है। इसके अलावा सरकार जो है जुर्माना वसूल करती है जो नियम कानूनों को तोड़ता है, जैसे बिना हेलमेट के जाओ चालान कट जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो चालान कट जाएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के फीस वसूला जाता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, ये फीस हो गया, वो फीस हो गया, हॉस्पिटल में जाएंगे तो फीस देना पड़ता है। तमाम प्रकार के सरकार के द्वारा चार्ज वसूला जाता है, वो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। ये तो होगी गैर कर प्राप्तियां। इसके अलावा सरकार कर के माध्यम से भी आय की प्राप्ति, जो सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, दैट इज कर, टैक्स। कर क्या होता है? टैक्स क्या होता है? कर सरकार की वे प्राप्तियां होती है जहां पर कर सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसको अनिवार्य रूप से भुगतान करना पड़ता है। मतलब कर वह अनिवार्य भुगतान है जो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है। जनता या फिर कंपनी या इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर लगाया जाता है उसको अनिवार्य रूप से देना ही पड़ता है, बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है, घंटा कुछ नहीं मिलता है। आप टैक्स देते रहो क्योंकि सरकार ने लगाया है और आपको देना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। अगर कोई बचता है, बचने की कोशिश करते हैं, उसको गैर कानूनी क्रियाकलाप कहते हैं। अगर किसी दिन पकड़ में आया, उसके कई गुना ज़्यादा उससे वसूल कर लिया जाता है, इवन जेल भी हो सकती है। तो जब कर की बात करते हैं, कर को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। जब सरकार के द्वारा जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, सीधे उसी व्यक्ति के द्वारा ही सरकार को टैक्स दिया जाता है, वो किसी और को टाल नहीं सकता, किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकता, उसी व्यक्ति को देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। जैसे लोगों की आय पर लगने वाला टैक्स जिसको बोलते हैं आयकर, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको? आयकर। लोगों की संपत्तियों पर लगने वाला कर जिसको बोलते हैं धन कर या संपत्ति कर,
ठीक है ना। कंपनियों पर लगने वाला कर जिसको बोलते हैं निगमित कर। इसके अलावा लोगों के द्वारा इनकम करने वाली कैपिटल लाभ पर उस पर लगने वाला टैक्स जो होता है पूंजीगत लाभ कर होता है। आयकर होता है, मतलब सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से जो टैक्स लिया जाता है वो व्यक्तिगत कर या फिर प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर सरकार के द्वारा ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता, मतलब ए पर लगाया गया, ए खुद ना दे के वो बी से लेके सरकार को टैक्स पे कर रहा है, तो जब एक व्यक्ति पर लगाया गया जाता है लेकिन उसका भुगतान वास्तविक रूप से कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो ऐसे टैक्स को हम जो है क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर के नाम से बोलते हैं। जैसे भारत में जीएसटी है, वस्तु और सेवा कर भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा सकल प्राप्ति कर हो गया, बिक्री कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आता है। तो ये तो हो गई राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति के बाद दूसरी कैटेगरी में आती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, नाम ही पूंजीगत, सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं, इनसे सरकार को पैसा तो मिलता है लेकिन या तो सरकार के दायित्व बढ़ जाते हैं, देनदारियां बढ़ती हैं यानी कि कर्जे बढ़ते हैं, या फिर सरकार के संसाधनों को कम कर देती है, मतलब सरकार के प्रॉपर्टी या सरकार की संपत्तियों में कोई ना कोई कमी होती है। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। जैसे सरकार के द्वारा लोन लेना, बोरोइंग करना दूसरे देशों से, WHO से हो गया, WT से हो गया, विश्व बैंक से हो गया, अमेरिका से हो गया, जापान से, अगर किसी भी दूसरे विदेशी क्षेत्र से सरकार के द्वारा उधार लिया जाता है तो सरकार से इसकी देनदारियां बढ़ती हैं, लायबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि उधार का पैसा भाई कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा, इवन इसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ता है, लायबिलिटी बढ़ गई। विनिवेश, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर को बेचना या सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच देना या सरकार की संपत्ति को बेच देना निजी क्षेत्र को, इससे सरकार को पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन सरकार की संपत्तियां चली जाती हैं, क्योंकि जो बेच दिया उसके ऊपर सरकार का कोई हक नहीं रह जाता। इसके अलावा सरकार के द्वारा ऋणों की वसूली, सरकार अगर ऋण लेती है तो ऋण देने का भी काम करती हैं, तो जिनको सरकार ऋण देती है उनसे ऋण को वसूली कर लेना ही बोलते हैं क्या चीज, ऋणों की वसूली। ये तो हो गया पूंजीगत प्राप्ति। प्राप्तियों के बाद हम शुरुआत करते हैं बजट व्यय। सरकार को इनकम की प्राप्ति हो गई, सरकार ने अलग अलग सोर्स से पैसे तो ले लिए, अब उन पैसे को अपने पास नहीं रखना है, देश के लिए ही व्यय करना है। तो सरकार के द्वारा देश के विकास कार्यों के लिए, देश के भलाई के लिए जो भी पैसे खर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं बजट व्यय। बजट व्यय की बात करते हैं, दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन दोनों को हम जो है डिटेल से समझना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू। पहले बात करें राजस्व व्यय। सरकार के ऐसे व्यय जो सरकार के द्वारा नियमित रूप से देश के विकास के लिए करने पड़ते हैं और करना ही होता है। इससे सरकार को ना ही कोई संपत्तियों की प्राप्ति होती है, ना ही सरकार के किसी दायित्व यानी कि कर्जों में कमी होती है, लेकिन ये करना पड़ता है। जैसे देश के लिए काम करने वाले लोगों को वेतन देना है, जैसे सीमा सुरक्षा के लिए करने वाला व्यय होता है, सरकार के द्वारा लिए गए लोन के ऊपर ब्याज चुकाना है, ठीक है ना। इसके अलावा शिक्षा पर व्यय करना है, परिवार कल्याण, ग्राम विकास आदि के लिए व्यय करना है, आर्थिक सहायता प्रदान करनी है, रक्षा के लिए व्यय करना है, ब्याज का भुगतान देना है, लोगों को आर्थिक सहायता देनी है, जैसे वजीफा देना होता है, ठीक है ना, पेंशन देना होता है। ये सब सरकार के सामान्य व्यय है जो देश के लिए करना ही पड़ता है, इनको बोलते हैं हम राजस्व व्यय। लेकिन कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, या फिर सरकार के कर्जे कम होते हैं क्योंकि कर्जों का भुगतान कर दिया जाता है तो पैसा गया, या फिर संपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जैसे सरकारी कंपनी को बना दिया, रोड हाईवे बनवा दिया, ठीक है ना, कोई कारखाने लगवा दिए गए, स्कूल बिल्डिंग बनवा दिया गया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए गए, इंस्टीट्यूट बनवा दिए गए, इससे संपत्तियों का निर्माण, या किसी दूसरे देश को लोन दे दिया गया, संपत्तियों का निर्माण होता है। या फिर सरकार ने जो लोन लिया था उसको पेमेंट कर दे, देनदारियों की कमी हो, मतलब जब डायरेक्टली सरकार की संपत्तियों में या तो वृद्धि होना चाहिए या सरकार के दायित्वों में कमी होनी चाहिए, कर्जे कम होने चाहिए, अगर इस तरह से व्यय होता है उसको पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे केंद्रीय योजना का पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्यों को क्षेत्र को ऋण देना, रक्षा के लिए पूंजीगत व्यय करना,
ठीक है, सरकारी भवनों और सरकारी फैक्ट्रियों का निर्माण करना, विदेशी सरकारों को ऋण प्रदान कर देना, ये सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। अब बजट के घटक हमने पढ़ लिए कि पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ से। अब जब बजट तैयार किया जाता है तो बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक प्राप्तियां और एक उसके किए जाने वाले व्यय। प्राप्तियों और व्ययों के आधार पर जब बजट के प्रकारों की बात करते हैं, बजट को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। एक है संतुलित बजट और दूसरा आता है असंतुलित बजट। संतुलित बजट क्या है? सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा बजट जहां पर बजट व्यय और बजट प्राप्तियां दो ही चीज़ होती हैं, बजट में होने वाले व्यय और बजट में होने वाली प्राप्तियां जब दोनों ही आपस में बराबर होती हैं, यानी कि सरकार को मान लीजिए 100 रुपये की प्राप्ति हो गई और सरकार ने 100 रुपये पूरा का खर्च कर दिया, तो ऐसे में ना कुछ जेब से गया ना कुछ एक्स्ट्रा बचा, तो ऐसे बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं। बेसिकली ऐसे बजट केवल विकसित देशों के द्वारा ही बनाया जाता है, या फिर देश में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली लोग कम प्रेफर करते हैं, देशों के द्वारा कम बनाया जाता है, लेकिन बनाया भी जाता है तो विकसित देशों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। दूसरा होता है असंतुलित बजट। असंतुलित बजट एक ऐसा बजट है जहां पर सरकार के व्यय और सरकार की प्राप्तियां बराबर नहीं होती हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, व्यय ज़्यादा या प्राप्तियां ज़्यादा, यानी कि लेकिन बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो असंतुलित बजट को भी दो वर्गों में बांटा। एक है अधिक बजट, जिसको बोलते हैं सरप्लस बजट। ये एक ऐसा बजट होता है तो सरकार के द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, किससे? सरकार के द्वारा किए जाने वाले। सरकार को अगर 100 रुपये प्राप्त हो रहा है तो सरकार केवल 80 रुपये खर्च करती हैं, तो ऐसे में सरकार के 20 रुपये बच जा रहे हैं। नॉर्मली ये अधिक का बजट विश्व के किसी भी देश के द्वारा नहीं बनाया जाता, क्योंकि सरकार का काम जो है लाभ अर्जित करने का नहीं है, तो ये नहीं बनता है। दूसरा होता है घाटे का बजट, और ये मोस्ट ऑफ कंट्री, खासकर भारत या जो अल्प विकसित राज्य है, जो विकासशील देश है, उनके द्वारा बनाया जाता है। और ये एक ऐसा बजट है घाटे का बजट जहां पर सरकार की प्राप्तियां जितनी होती हैं उसकी तुलना में जो व्यय होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। व्यय क्या होते हैं? ज़्यादा, जिसको बोलते हैं घाटे का बजट। जब बजट घाटे का बजट बनता है तो घाटे के बजट से निकल के आता है बजट घाटा। घाटा तो हुआ जब खर्चे ज़्यादा होंगे। भाई आपके पास 100 रुपये है, आप खर्च कर रहे हो 20, तो 20 रुपये कहाँ से आएगा? वो तो आपका लॉस हो गया ना। तो सरकार बजट घाटा कितना होगा इसको प्राप्त करती है, इसके लिए कैलकुलेट होता है बजट घाटा क्या होता है। बजट घाटा का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय जब उसको प्राप्त होने वाली आय से ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बजट घाटे की बात करते हैं, बजट घाटा बराबर होता है सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय माइनस सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ का। सरकार जो है 120 रुपये खर्च कर रही हैं, असल कर वो प्राप्त हो रहा है 100 रुपये, इसका मतलब 20 रुपये का घाटा है, जिसको बोलते हैं बजट घाटा। जो सरकार को जो घाटा हो रहा है ना, कैलकुलेशन के बेस पे कुछ देश के लिए होता है, कुछ सब मिला के होता है, कुछ अलग अलग प्रकार के घाटे को कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि पता चले घाटा किस प्रकार का है। तो घाटे को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है राजकोषीय घाटा, दूसरा होता है राजस्व घाटा और तीसरा है प्राथमिक घाटा। तो इन तीनों को पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा सरकार का ऐसा घाटा जिसमें केवल राजस्व मदों को शामिल किया। राजस्व मतलब जिससे सरकार की संपत्तियों परिसंपत्तियों का कोई लेना देना नहीं होता है। सरकार को ये पता करना होता है कि सामान्य कार्यों के लिए कितना घाटा हो रहा है। यहाँ पर केवल राजस्व आय और राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है। मतलब राजस्व घाटा का मतलब होता है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा होती हैं। कहने का मतलब होता है कुल राजस्व व्यय सरकार को कितना हुआ, कुल राजस्व मतलब सरकार के द्वारा सामान्य रूप से देश के विकास के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और सरकार के द्वारा सामान्य रूप से कर और गैर कर के माध्यम से कितना प्राप्त हुआ है। इन दोनों का अंतर होता है राजस्व घाटा। सरकार को राजस्व घाटा इसलिए प्राप्त करना पड़ता है ताकि सरकार राजस्व घाटे को कंट्रोल कर सके, क्योंकि राजस्व घाटा जितना ज़्यादा होगा वो ये बताता है कि सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है, सरकार फालतू के खर्चे कर रही हैं। जैसे सरकार के द्वारा फालतू के सार्वजनिक व्यय हो रहा है, प्रशासनिक व्यय बढ़ गया, पेंशन वगैरह ज़्यादा बढ़ गया, फालतू के खर्चे।
तो सरकार को ऐसे खर्चों को कम करना पड़ेगा, इसलिए राजस्व व्यय को अलग कैलकुलेट किया जाता है। राजस्व व्यय के बाद जो दूसरा व्यय होता है वो है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे के अंतर्गत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के आयों जिसमें उधार छोड़ दिया जाता है, क्योंकि किसी भी देश में जो राजकोषीय घाटा है उस देश के कुल उधार को बताता है, यानी कि लिए जाने वाले कुल ऋण की मात्रा को बताता है। इसको प्राप्त तब किया जाता है जब सरकार देश के लिए कुल कितना व्यय करने वाली, जब कुल व्यय की बात करते हैं इसके अंतर्गत सभी प्रकार के व्ययों को शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें आ जाता है राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से पहले हमने राजस्व के बारे में पढ़ा था, राजस्व घाटा जिसमें केवल राजस्व व्यय शामिल, यहाँ पर राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल किया जाएगा, मतलब जिससे संपत्तियों का प्रभाव पड़ता है उसको भी, जिसको संपत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको भी। इसके अलावा इसमें से माइनस कर दिया जाता है उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों को। कुल प्राप्ति की बात करते हैं, इसमें सभी प्रकार की राजस्व प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, कर और गैर कर, और इसमें सभी प्रकार के पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, लेकिन केवल उधार को नहीं, उधार नहीं, क्योंकि उधार की राशि ही तो ज्ञात करना है। अगर उधार शामिल कर लेंगे तो भैया घाटा होगा ही नहीं, क्योंकि घाटे की पूर्ति के लिए ही उधार लिया जाता है। इसलिए जब भी हम राजकोषीय घाटे की बात करते हैं इसमें उधार का, अब ये देश का कुल घाटा बताता है कि देश के सभी प्रकार के व्ययों को पूरा करने के लिए हमें वास्तव में कितने उधार लेने की आवश्यकता है। तो किसी भी देश का राजकोषीय घाटा उस देश के कुल उधार राशि को बताता है कि भैया अब दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है। अब इसके अलावा हमें पता है जब हम घाटा उठा रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो उसमें वो हिस्सा भी तो होगा जो पहले से उधार लिया था, बदले में ब्याज देना है, क्योंकि वो देश के विकास के लिए नहीं है। ब्याज का भुगतान, तो ब्याज के भुगतान के माइनस करने के बाद नेट हमारे देश के लिए कितना खर्च किया वो पता करना है, तो वो होता है हमारा प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिपॉजिट। जो वास्तव में ये आता है, ये बताता है कि इतना पैसा रियली में देश के लिए हमें खर्चा उठाना पड़ रहा है, घाटा उठाना पड़ रहा है। तो जब कुल घाटे में से, यानी कि राजकोषीय घाटे में से विदेश को जाने वाला ब्याज का भुगतान माइनस कर दिया जाता है, तो जो बचता है वो होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। क्यों? क्योंकि ये ऐसे खर्चे होते हैं सरकार उधारी आय ब्याज भुगतान के लिए ना करने के लिए, देश के विकास के लिए ना करती हुई केवल ब्याज भुगतान के लिए करती हैं। तो वास्तव में ये समझना होता है देश के लिए कितना खर्च हुआ, भाई ब्याज भुगतान तो बाहर जा रहा है, तो इसीलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है प्राथमिक घाटा। ये था आपका पूरा कंप्लीट बजट। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपका लेक्चर? भाई फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो है, लेक्चर समझते तो है, लेकिन फीडबैक नहीं देता। रिक्वेस्ट है आपसे, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ यार, शेयर तो कर दो, वरना मेहनत का फल नहीं मिलेगा ना, फिर मेहनत करने का मन नहीं करता है। तो आपके लिए इतना शानदार वीडियो तैयार करता हूं, विद नोट्स तैयार करता हूं, काफ़ी टाइम लगता है। तो बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एंड बाय।